नवीन। मैं इंतहाई मशहूर हूँ डॉक्टर कुतुबुद्दीन कादरी का, जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और हमारे एक अच्छे दोस्त भी हैं, जिन्होंने अपना टाइम दिया और इसके अंदर कुछ अपने खास तौर पे जो आर्थराइटिस ऑफ द नी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। मैं मुख्तसर सा तारुफ कराता चला जाऊँ डॉक्टर कुतुबुद्दीन कादरी का। इन्होंने 1987 में एमबीबीएस किया था डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद इन्होंने एफआरसीएस जो किया था 1993 में किया था, और एफआरसीएस ऑर्थो ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स 2000 में किया। 2001 के अंदर जो है ये कंसल्टेंट अपॉइंट हो गए थे, और अभी भी ये दिल्ली के अंदर एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। इनकी सारी जो ट्रेनिंग हुई थी वो मैनचेस्टर रोटेशन में हुई थी, जो क्वाइट प्रेस्टिजियस और बिजी रोटेशन है। तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी प्रेजेंटेशन की, तो उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जिसको हम रेगुलरली फेस करते हैं, आर्थराइटिस ऑफ द नी। तो क्यों ना मैं इसी से स्टार्ट करूं। तो मैं बगैर किसी डिले के डॉक्टर कुतुबुद्दीन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन अपनी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुतुब कादरी है। जैसे ज़िया जो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं और मुझे सीनियर भी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि माशाल्लाह जो है वो बहुत ये नेक काम कर रहे हैं और बहुत खुलूस के साथ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो मैं काफ़ी सारे टॉपिक थे जो यहाँ के हिसाब से रेलेवेंट है, लेकिन ये जो नी का जो टॉपिक था मुझे इसलिए इसने अट्रैक्ट किया। तो एक ये मेरी ये फील्ड है, मैं नी और हिप रिप्लेसमेंट्स करता भी हूँ। और दूसरी ये कि ये प्रॉब्लम जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है और इट अफेक्ट्स अ लार्ज पॉपुलेशन। मैं थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजी पे भी थोड़ी सी बात करूंगा। तो इसलिए मैंने ये चूज किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी इन एडल्ट्स जो है हम यंग या एडोलेसेंट की बात करें, यंग लोगों की बात कर रहे हैं। तो जो है थोड़ा सा ओवरव्यू जो है बहुत जल्दी से मैं इसके थ्रू जाऊंगा, क्योंकि ये कि मैं कॉमनली जो है मिडिल एज या जो है एल्डरली जो लोग हैं उनकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन हो किसी भी स्टेज पे सकते हैं। खासतौर पर यंग लोग जो है इनको जो अगर कोई इंजरी वगैरह हुई हो तो जो है, और मेनली जो होता है कि ये जो कार्टिलेज है जॉइंट में वो अफेक्ट होता है। तो इसलिए हम जब एक्सरे कराते हैं तो नॉर्मली आप देखते हैं कि जी वो कहते हैं जी गैप नजर आ रहा है, गैप खत्म हो गया। तो इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा वो जो कार्टिलेज होता है वो एक्सरे में अपीयर नहीं होता, लेकिन जब आप एक्सरे एक्सरे कराते हैं तो वो जो है वो आपको गैप नजर आता है। जितना थिक कार्टिलेज होगा उतना ज्यादा गैप होगा। जब वो कार्टिलेज खत्म हो जाएगा तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि जो हड्डी हड्डी को टच कर रही है। अब वैसे तो आर्थराइटिस की जो है वो मुख्तलिफ है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जिसको कहते हैं उम्र के साथ होता है। वेयर एंड टेयर है, डीजेनरेटिव कंडीशन है। लेकिन और जो दूसरे हैं जो यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी कॉमन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है हम काफी सारा देखते हैं, काफी ज्यादा हमें नजर आते हैं, जिसमें बोन डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा एक कुछ रेयर कंडीशन है, गाउट हो गया, सोराइसिस, सेप्टिक आर्थराइटिस या दूसरी कंडीशन। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो मेनली जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि उम्र के साथ समझ लें आप जो है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ जो मैंने जिस जो ये टॉपिक बनाया था, एक तो ये कि आपकी एपिडेमियोलॉजी कैसे, क्या किस एज ग्रुप में कहाँ कैसे, मिनिमल डेफिनेशन और जो फैक्टर्स हैं जो कि इसको लीड करते हैं, और फिर जो है वो कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, और मैनेजमेंट जो है तो हम मैनेजमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, इसलिए कि ये मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे कहा गया कि आधे घंटे में ख़त्म करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ स्लाइड से मैं जल्दी से चला जाऊँ। अगर किसी को कुछ सवाल करना हो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि वो आखिर के लिए छोड़ दें, जैसे जाने कहा है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी ये है कि ये फैक्ट है कि ये जो है वो डिसेबिलिटी की बहुत कॉमन कॉज है, और उसकी वजह से जाहिर है यहाँ यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये होता है कि लोग टाइम ऑफ वर्क, छुट्टी रह के ही काम नहीं कर सकते हैं। खासतौर पर वो लोग जो कि जिनका काम इन्वॉल्व करता है स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या वो जो है ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेबरर टाइप के लोग जो हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते अपने उस पर। और ये नोन है कि जो है हमारे ऑर्थोपेडिक्स में भी जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है इसमें वन ऑफ द कॉमनेस्ट रिप्लेसमेंट, बल्कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन रिप्लेसमेंट होती है वो नी रिप्लेसमेंट होती है। और ये तो अमेरिकन फिगर है ज़्यादा, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये तमाम वर्ल्ड में जो है ना है
ये आर्थराइटिस जो है कॉमनेस जो है, जो कि जिसकी वजह से जो है वो हेल्थ सिस्टम पे बर्डन होता है, वो नी का आर्थराइटिस है। एक मैं तस्वीर दिखा दूंगा। जो जो डॉक्टर्स हैं उनको तो पता ही है कि नी के हम 3 कंपार्टमेंट कहते हैं, बाहर वाला लेटरल, अंदर वाला मीडियल, और जो तीसरा जो पार्ट है वो जो नी कैप का जो जॉइंट है, उसको टेलेफेमरल जॉइंट कहते हैं। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेनली जो है कार्टिलेज की जो है वो जो डैमेज है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक छोटी सी पिक्चर है वो दिखाने के लिए कि आपको नी के अंदर जो है वो लिगामेंट्स होते हैं अंदर, बाहर वाले लिगामेंट्स, ये अंदर वाले लिगामेंट है क्रूशिएट लिगामेंट, ये सॉफ्ट कार्टिलेज जिसको हम कहते हैं मेनिस्कस है। और जो आर्थराइटिस में इफेक्ट होता है वो जो हार्ड कार्टिलेज है, जिसको हाइलाइन कार्टिलेज कहते हैं, जो कि बोन के साथ जो है वो लगा हुआ होता है, और वो जो है मेनली इफेक्टेड होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और वो बिल इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी जो है ना वो डैमेज होने लगती है, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जो कार्टिलेज गायब हो जाता है, और आपको वो हम कहते हैं वो कि बोन अंडरनीथ जो है ना वो ग्रेड 4 जिसको कहते हैं, ये नीचे की जो बोन है वो नजर आने लगती है। जब खासकर अगर कोई कैमरा आर्थ्रोस्कोपी करते हैं तो आपको वो बोन जो है वो बिल्कुल नजर आती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेड 4 आर्थराइटिस। इसके बाद इसका मतलब ये होता है कि अब शायद सर्जरी की जरूरत है। ये अहम फैक्ट बात है कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। एज जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, अनलेस कि कोई इंजरी हुई हो या कोई और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो, मिडिल एज या एल्डरली, तो 40-50 से पहले जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस होना बहुत अनलाइकली है, अनलेस कि कोई ना कोई वजह हो। इट इज नोन कि औरतों में इसका इंसिडेंस ज्यादा है मर्दों के मुकाबले में, और जो बॉडी वेट है उसका एक बहुत ज्यादा इफेक्ट है इस कंडीशन में। मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो ओवरवेट होते हैं। हमारे यहाँ हम उसको कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, हाइट और वेट की बेस पे जो किया जाता है। और यहाँ पर यूके में बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन है कि हम अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट करना हो, तो अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स 35 से ऊपर होगा तो वो जो है वो NHS जो है उसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो कहते हैं पहले आप अपना वेट रिड्यूस करें। और ये सिग्निफिकेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप अपना वेट कंट्रोल करेंगे तो एक्चुअली जो है वो सिम्टम्स आपकी जो है ना वो सिग्निफिकेंटली जो है वो कम हो जाएंगी। आर्थराइटिस तो खत्म नहीं होगा, सिग्निफिकेंट कम कम हो जाएगा, सिम्टम्स कम हो जाएंगे। अगर किसी को पहले नी में कोई इंजरी हुई हो तो ये नोन है, खासतौर पे हमारे एक कंडीशन कहते हैं टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर, जो टिबिया जो शिन बोन है उसका जो फ्रैक्चर होता है, वो कुछ भी कर लें, सर्जरी भी कर लें, तो वो उनको बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और ऑब्वियसली किसी को अगर पैदाइशी कोई मसले हैं बोन्स के, वो लोग जिनका काम बहुत ज्यादा चलना फिरना, सीढ़ियों पे ऊपर नीचे जाना, लैडर्स पे चढ़ना, जिनमें जहाँ नी की बेंडिंग ज्यादा होती है, वो ज्यादा हाई रिस्क पे हैं। और एथलीट्स टाइप जो होते हैं जो कि फुटबॉल या दूसरे गेम्स वगैरह बहुत ज्यादा खेलते हैं, उनमें माइनर इंजरीज होती हैं जो कि उस वक्त तो नहीं शायद पता लगती, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है ना ओवरऑल होता है। और वो फिर वो लोग जो है दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग आर्थराइटिस जल्द। अगर कोई मस्कुलर कंडीशन है या कुछ और है जिसकी वजह से जो है उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो, लेकिन ये ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए रिलेटिवली रेयर कंडीशन है। जो है, जो मैंने कहा था कि जो ये हमारा पैटर्न है कि इस तरह हम जो है ना इसके बारे में बात करेंगे। मरीज जो डॉक्टर के पास आते हैं वो तो यही कहता है कि मेरे नी जो है ना मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे पेन है नी में। तो अब वो पहले आप उसको हिस्ट्री लेते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो असल में जो जो मेन फैक्टर है जो कि डिटरमिन करता है आपने करना क्या है, वो है आपका पेन। ये जो है पेन, उसमें वो मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं मरीज से। उसके बाद अगर किसी को इन्फेक्शन वगैरह हो तो फिर वो कि बुखार हुआ है या जॉइंट बहुत हॉट है, गर्म है, या बहुत स्वेलिंग है, जो कि ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अनकॉमन है। लेकिन 12 जब पूरी हिस्ट्री तो सारी की सारी लेना पड़ती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये फंक्शनल लॉस उनको क्या है, क्या मुश्किल क्या हो रही है, क्या क्या काम है नहीं कर सकते हैं। यहाँ इन वेस्टर्न कंट्रीज में एक बड़ी आम सी बात है
कि सीढ़ियाँ चढ़ना, ऊपर आना जाना, क्योंकि टॉयलेट्स जो है अक्सर जो है पुराने घरों में ऊपर होता है सिर्फ, उनके लिए ऊपर आना जाना जो है ना वो काफी काफी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए कई लोगों ने लिफ्ट चेयर लगाई, चेयर लिफ्ट लगाई होती है कि ऊपर जाने आने के लिए, कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती हैं, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ये वो अगर आपने असेसमेंट करनी है तो ये सोक्रेटिस जो है ना ये एक तरीका है कि आप किस तरह के सिवियरिटी को उसकी आप असेस कर सकते हैं। ये ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए जो कि मरीज को एग्जामिन कर रहे हैं, ये वो उनके लिए इम्पोर्टेंट टूल है कि वो कैसे असेस करेंगे कि मरीज का जो है ना वो पेन लेवल क्या है। और ये एग्जामिनेशन है अगेन, ये डॉक्टर्स के लिए है कि वो तमाम चीज़ें चेक करेंगे, किस जगह पे ज़्यादा उसको पेन ज़्यादा है, मूवमेंट्स नी के कैसे हैं। और एक चीज़ मैं भी बात करूंगा जिसको कहते हैं ये जो अलाइनमेंट है, कि वो कुछ लोगों को बो लेग्स होती हैं, कुछ लोगों को नॉक नीज होते हैं, वो जो है उसको कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि वो कंडीशन भी उसके साथ जो एसोसिएटेड होती है वो डिफरेंट हो सकती है। ये नी के एग्जामिनेशन के तरीके हैं, अगेन जो लोग डॉक्टर्स हैं ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो असेस करें नी के एग्जामिनेशन में। अच्छा, जो टेस्ट कराने हैं, वैसे तो आप बहुत सारे टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट भी हैं, लेकिन वो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो रूमेटॉइड फैक्टर वगैरह, और अगर इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जॉइंट के अंदर जो है वो एक नीडल डाल के फ्लूइड निकाल सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो ये एक्सरेज है जो है। और एक्सरेज जो है वो मेनली ये जो तीन मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, खास तौर पे जो सामने वाला एक्सरे है जिसको एपी एक्सरे कहते हैं, ये स्टैंडिंग होना चाहिए, खड़े होकर आपका वजन जब घुटनों पे आपने दिया हो, क्योंकि उससे ही आपको पता लगेगा कि ये जो गैप है वो कम है या नॉर्मल है, और आपका कार्टिलेज कैसा है। एमआर स्कैन की नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई इंडिकेशन नहीं है, अनलेस के कोई बहुत यंग पेशेंट हो, 30s में 40s में, जिसमें आप कुछ और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मेनिस्कल इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हो, वरना अदरवाइज एमआर स्कैन की जरूरत नहीं है। और ये तीसरा जो है, कभी कुछ लोगों को जो है नी जो मैं कहता पेटेलोफेमोरल जॉइंट में जो अगर प्रॉब्लम होती है, तो ये स्काईलाइन व्यूज या सनराइज व्यूज जिसमें कि आपको नी कैप के जो जॉइंट जो है टेलोफेमरल जॉइंट जो नजर आता है, वो उसके लिए जो है ये एक्सरे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेन दो एक्सरे हैं वो एपी और लैटरल वेट बेयरिंग व्यूज। और ये मैंने एक स्लाइड बना दिया डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए कि नी में अंदर बाहर किस साइड पे पेन होगा, वो आपको एक रफ आइडिया दे सकता है कि और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा, जो कि आपको नी पेन जो है ना वो दे रही है। लेकिन 40s 50s और उससे ऊपर वालों में 80 to 90% डायग्नोसिस नी पेन का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। शायद वो अर्ली स्टेज में हो या लेट स्टेज में, लेकिन डायग्नोसिस जो है वो लाइक्लीहुड ये कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। जैसे मैंने कहा कि जो है वो, सॉरी, ये रेमेटोलॉजी एसोसिएशन ने कुछ जो डायग्नोसिस के तरीके बताए हैं, कि बड़ा सिंपल है कि जी आपको इन 6 में से 3 हो तो काफी जो है सस्पेक्टेड डायग्नोसिस। एक तो उम्र, जैसे मैंने कहा कि 50 साल से ऊपर, मॉर्निंग स्टिफनेस हो ना हो, क्योंकि मॉर्निंग स्टिफनेस जनरली जो है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज्यादा होती है देन ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब आप, कुछ लोग कहते हैं वो क्रैकलिंग सी आवाज आती है जब वो घुटने को अपने मूव करते हैं, क्रैपिटस जिसको हम कहते हैं, और जाहिर है अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको वो इस हिस्से में जो है वो पेन होगा। कभी कभी वो बोन एनलार्जमेंट जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, वो इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि अगर आप एग्जामिन करेंगे तो आपको वो जो है वो फील होगा कि यहाँ से कहते हैं हड्डी बढ़ गई है, या वो ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पार्ट है, वो आपको हाथ से टच करने पे नजर भी आ सकते हैं, फील महसूस भी हो सकते हैं। और नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिक नीज जो होते हैं उनमें आपको कोई वार्म गर्म नहीं होते हैं वो, क्योंकि वो इन्फेक्शन का साइन ज्यादा है बनिस्बत ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक्सरे पे ये जो मेन फाइंडिंग है जो है वो ये है कि ऑस्टियोफाइट्स जो एक्स्ट्रा बोन होती है, मैं एक दो एक्सरे में मैं बताऊंगा,
और जो मेन जो फैक्टर है वो है कि लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, वो आपको जो गैप नजर आता है जॉइंट में वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हाइलाइन कार्टिलेज जो है ना आपका खत्म हो रहा है, और वो जो गैप जो नॉर्मली एक्सरे में वो हाइलाइन कार्टिलेज गैप अपीयर होता है तो नजर नहीं आता। तो जैसे जैसे वो खत्म होता जाता है आपको जो है वो जॉइंट स्पेस जो है वो कम से कम जो है वो होती जाती है, और कभी कभी ये सिस्टिक चेंजेस वगैरह भी नजर आती है। तो प्लेन एक्सरे जो है वो काफी जो है ना डायग्नोस्टिक है। अगर कोई डाउट हो तो एक ऑप्शन ये है कि वो कैमरे के साथ आर्थ्रोस्कोपी आप कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ रूमेटोइड ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको उसकी जरूरत नहीं है, एक्सरे जो है इज मोर देन इनफ। और अगर कोई और ज्यादा डाउट हो तो एमआर स्कैन कराया जा सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग उसकी जरूरत नहीं। अगर कोई आपको कहता है कि एमआर स्कैन कराना है तो क्वेश्चनेबल है, कि क्योंकि वो खासतौर पे पाकिस्तान में तो अच्छे खासे उसकी प्राइस होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए एमआर स्कैन की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये जो आर्थ्रोस्कोपी लिखा है मैंने, ये एक पॉसिबिलिटी है अगर बहुत डाउट हो और एक्सरे कोई कन्विंसिंग ना हो, वरना अदरवाइज प्लेन एक्सरे इज मोर देन इनफ डायग्नोसिस के लिए, किसी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। और ये मैंने स्लाइड दिखाई, ये बड़ा ऑब्वियस है, देखें ये जो लेफ्ट पे है ये एक नॉर्मल नहीं है। आप जब खड़े होते हैं ये अंदर का हिस्सा है जिसको मीडियल साइड कहते हैं, ये बाहर वाला हिस्सा है जिसको लैटरल साइड कहते हैं। ये नॉर्मल नी में आपको गैप दोनों तरफ ऑलमोस्ट बराबर नजर आ रहा है, और ये अलाइनमेंट भी देखिए तो सीधी अगर एक सीधी लाइन ड्रॉ करें तो सीधी नजर आ रही है। गैप कोई नहीं होता, ये गैप जो है वो कार्टिलेज है जो कि एक्सरे में नजर नहीं आता, लेकिन उसकी थिकनेस आपको नजर आ रही है। जैसे जैसे वो खत्म होता जाता है जब आप खड़े होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये गैप खत्म होता जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कि बिल्कुल आपको जो है वो जॉइंट बिल्कुल खत्म नजर आएगा कि गैप खत्म हो गया है, और यहाँ ये छोटी छोटी सी एक्स्ट्रा जो बोन्स नजर आ रही है इनको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। कॉमन जो होता है वो अंदर वाला हिस्सा होता है नी का जिसको मीडियल साइड कहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में बाहर वाला फिबुला ये बाहर वाली साइड है नी की, तो ये जो है आपको नजर आ रहा है। कुछ लोगों में ये इसको वायरस कहते हैं और इसको वाल्गस आर्थराइटिस कहते हैं। वाल्गस ऑस्टियोआर्थराइटिस में कम होता है, मेनली रोमेटॉइड में ज्यादा होता है, लेकिन दोनों में हो सकता है। कॉमन आर्थराइटिस जो होता है वायरस जिसमें कि बो लेग्स होती है। अच्छा, मैनेजमेंट इसकी क्या है? एक दफा डायग्नोसिस हो गया जो कि बहुत रिलेटिवली सिंपल है, मैनेजमेंट क्या है ये अहम बात है जो है। इससे पहले कि आप कोई बहुत मेजर जो है इंटरवेंशन करना शुरू करें, ये चीजें जो हैं ये बहुत अहम है। और उसमें जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है वेट रिडक्शन, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उनका वजन एवरेज से ज्यादा होता है। जैसे मैंने ये कहा कि जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 26-27 जो है एवरेज है, लेकिन अक्सर जो लोग होते हैं उनका 30 से ऊपर होता है। और वो उसमें दोनों एलिमेंट हैं, एक तो खुद आप एहतियात करें, या ये कि जो है डाइटिशियन को, न्यूट्रिशन या वेट रिडक्शन प्रोग्राम को, हमारे यहाँ जो है वो यहाँ होता है, हम pretty sure हर जगह होता होगा कि आप वो डिपार्टमेंट एक होता है जिसको आप रेफर कर दें, वो आपको एडवाइस करते हैं कि कैसे आप अपनी, उसमें दोनों एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ये कि इनटेक आपका क्या है और दूसरा आपका जो है वो एक्सरसाइज या यूटिलिटी उस इनटेक की क्या है। वो दोनों चीजें अहम है, बैलेंस बिटवीन द टू। तो वेट रिड्यूस करने से आर्थराइटिस खत्म नहीं होगा, लेकिन जो सिम्टम्स हैं आर्थराइटिस की वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सरसाइज या शुरू की स्टेज में फिजियोथेरेपी को हम रेफर कर देते हैं, वो आपकी जो क्वाड्रिसेप्स जो थाई के जो सामने के मसल्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज हैं, और जो आपका मूवमेंट रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज हैं। और जनरली स्पीकिंग हम कहते हैं कि आप रनिंग या वो ना करें ऐसी जिसमें कि ज्यादा इम्पैक्ट हो, जब आपका पैर जो है जमीन पे सख्ती से जो है ना वो आके लगे। लेकिन स्विमिंग है, एक्सरसाइज बाइक है, वो तमाम चीजें जिनमें कि आप बहुत ज्यादा वेट नहीं डाल रहे हैं और आपका नी जो है वो रेंज ऑफ मूवमेंट के थ्रू जा रहा है, तो ये जो है इससे आर्थराइटिस खत्म तो नहीं होगा, लेकिन जो सिम्टम्स हैं आर्थराइटिस की वो सिग्निफिकेंटली जो है वो बेहतर हो जाएंगी। दूसरी एक चीज है कि आपका जो है वो वॉकिंग स्टिक या केन या जो भी आप कह लें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और वो अगर आपको राइट साइड पे आर्थराइटिस है तो अगर आप ऑपोजिट साइड पे इस्तेमाल करें, वो उससे जो है वो फर्क बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। काफी सारे लोग जो है उनको अच्छा नहीं लगता कि जी मैं स्टिक लेके चलूं या कुछ, वो उसको कोशिश ही नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते।
अर्ली स्टेजेस में तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, और एडवाइस ये है कि जरूर इसको जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। इंसोल्स हैं, और दूसरा ये कि ब्रेसेस, ब्रेसेस का रोल है लेकिन अर्ली स्टेजेस में है। बेसिकली अगर आपको वायरस आर्थराइटिस है या बो लेग्स हैं, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तो आप ये ब्रेस इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि ये जो मेटल बार है, ये कुछ है जो अंदर वाली साइड पे, तो वो उसको पुश करने की कोशिश करिए दूसरी तरफ से, ताकि आपकी ये साइड जो है ना वो अनलोड हो जाए। और उनका रोल है, अब मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, जो है बहुत अर्ली स्टेजेस में रोल है। उसके बाद जैसे आर्थराइटिस जब इस तरह का लेवल का हो जाएगा जैसे ये तस्वीरों में नजर आ रहा है, तो बहुत अनलाइकली है कि ब्रेस का कोई बहुत ज्यादा रोल वो शुरू के स्टेजेस में है। और ये बड़ी मार्केट में अवेलेबल है, बड़ी महंगी महंगी हैं। लोग कोशिश करते हैं जो सर्जरी नहीं कराना चाहते ये। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीर है ये देखिए, जो कॉमन आर्थराइटिस है ये वायरस होता है बोलेक्स, और ये जो है ये ये बोलेक्स है, और ये है नॉक नीज जो कि वाल्गस आर्थराइटिस है, जो कि कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको ज्यादा नजर आता है। वाल्गस में हम अर्ली एडवाइस करते हैं वो जो है ब्रेसिस का। अच्छा, मेडिकल मैनेजमेंट जो है, ये मैं सर्जन हूँ, ये मेरी फील्ड तो नहीं है, लेकिन बार मैं थोड़ा सा इसको टच जरूर करूंगा क्योंकि ये इसका रोल जरूर है। इससे पहले के लोग कोई सर्जरी की तरफ आए, इन तमाम चीज़ों का एक रोल है, जो है ग्लूकोजामिन, पैरासीटामोल, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, कॉक्स 2 इनिबिटर्स जो है थे, दवाएं थी जो शुरू की गई थी, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स की वजह से जो है उनका इस्तेमाल कम हो गया है। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में ओपियोइड्स या मॉर्फिन टाइप के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, और अर्ली स्टेजेस में और इवन मीडियम टर्म में भी इंजेक्शंस का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसको डिनाई नहीं कर सकते कि आप जो है ना एकदम रश करें सर्जरी के लिए, इससे पहले कि ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो एक्सप्लोर कर ली हों, और इसको करने की ज़रूरत है। बहुत अनलाइकली है कि कोई पहली दफा ही प्रेजेंट इस तरह करे कि उसको फॉरेन सर्जरी की जरूरत हो। और मेरी एडवाइस सबको ये है कि इट इज वर्थ ट्राइंग ये तमाम चीजें बिफोर यू एम्बार्क। फर्क सिर्फ ये है कि इनमें आप किस लेवल तक जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस पे और थोड़ी सी और भी बात करता हूँ। ग्लूकोजामिन और कॉन्ड्रोइटिन बेसिकली ये जो कार्टिलेज है उसका पार्ट है। कोई भी दवा ऐसी नहीं है एक दफा कार्टिलेज खत्म हो गया कि वो उसको जो है ना वापस, एक दफा अगर आप इस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ के बोन बोन को टच कर रही है, तो कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो कि इस कार्टिलेज को वापस ले आए। और दूसरी बात है कि जो कार्टिलेज है और आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत पुअर है। इवन वो दवाएं जो है वो बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचती हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारी स्टडीज हैं जिनमें दिखाया कि जिससे फर्क पड़ता है। कई दफा वो सिंपल प्लासिबो इफेक्ट होता है कि लोग समझते हैं कि दवा मिल रही है तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन बहरहाल अर्ली स्टेज में तो डेफिनेटली इनका रोल है। लेकिन रोल किस हद तक है ये बहुत क्लियर नहीं है। ये मैंने कुछ स्टडीज के रेफरेंस भी दिए हुए हैं कि वहां पर दिखाया गया है कि कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। जो पेन मेडिकेशन है और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन है उनका रोल डेफिनेटली है। और कई लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं दवा इस्तेमाल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दवा नहीं इस्तेमाल करता हूँ। और पैरासीटामोल जो है वो सिंपल मेडिकेशन है, उसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल हैं, और इट इज़ वर्थ एक्चुअली कि आप उसको ट्राई करें। उसके बाद ये जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं ये बहुत अच्छी दवाएं हैं। फर्क सिर्फ ये है उन तमाम के साइड इफेक्ट्स हैं, और आपकी पहले क्या कंडीशन है, और ये कौन कौन सी दवाएं जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के साइड इफेक्ट्स हैं। खासतौर पे जो नॉन स्टीरॉयडल हैं आपके स्टमक को खराब करती हैं, अल्सर हो सकता है आपको, किडनी फंक्शन को काफी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती हैं। तो इस प्रिस्क्राइब करने से पहले ये जरूरी है कि ये चेक कर लिया जाए कि वो तमाम इश्यूज नहीं हैं, या ये कि वो ये रिस्क फैक्टर नहीं है, इससे पहले कि ये दवाएं जो है वो दी जाएं। लेकिन बार उनका रोल है। और हमारे यहाँ जो कॉमनली ये होता है कि पैरासीटामोल या कोडीन और साथ में नॉन स्टेरॉइडल्स, ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो इट डज वर्क क्वाइट वेल। और एक्यूट स्टेज में जब ज़्यादा पेन है आप रेगुलर लें, जब आपका पेन थोड़ा सेटल हो जाए तो ये हम उसको कहते हैं PRN, एज एंड व्हेन इज नीडेड। ये थोड़ा सा एक बिजी स्लाइड है, लेकिन बेसिकली ये वही दवाएं जो है
नॉन स्टीरॉयड्स और जो है कॉक्स-2 इनहिबिटर्स जो है उनके बारे में जो है, असल में जो है जो मेन जो 2 दवाएं जो यहाँ इस्तेमाल होती हैं नॉन स्टीरॉयड्स, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन। नेप्रोक्सेन जो है वो बहुत बेहतर है। वॉल्ट्रॉल या डाइक्लोफेनेक जो थी उसके साइड इफेक्ट्स जो है ना वो ज़्यादा है, लेकिन ये लार्ज ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। इंडिविजुअल्स के हिसाब से जो है आप उसको ट्राई कर सकते हैं, किस पेशेंट को कौन सी दवा ज़्यादा बेहतर जो है करती है। कॉक्स-2 इनहिबिटर्स जो थे, ये दवाएं जो है शुरू में जब आई थी तो बहुत मैजिकल था, क्योंकि ज़्यादातर नॉन स्टेरॉइड्स मैदे को ख़राब करती थी, अल्सर भी लोगों को हो गए थे, ब्लीडिंग भी हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये पता लगा कि जी इनके जो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट है हार्ट के साथ जो है इससे वो ज़्यादा है, तो वो इनका यूज़ जो है ना यहाँ बहुत लिमिटेड सा हो गया है। 2-3 तो बिल्कुल ही विथड्रॉ हो गई हैं। सेलिकॉक्सिब एक दवा है जो कि इस्तेमाल की जाती है अभी भी, लेकिन बहुत ही कॉशन के साथ के जो है इसका जो है वो साइड इफेक्ट क्या है और मरीज की जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको जो है ना आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहा गया कि आधे घंटे में खत्म करना है, और फिर जाहिर है वो एक अलग बुरी लिस्ट है ओपियोइड्स वगैरह जो अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो, लेकिन उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जो जॉइंट के इंजेक्शन है इसकी इसकी बड़ी बड़ी अहमियत है और दे आर वेरी गुड एक्चुअली। और जो जो कॉमन इंजेक्शन हम लगाते हैं वो स्टीरॉइड्स मेनली होते हैं, मुख्तलिफ तरह की वो की मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है और उन सब का अपना अपना जो है वो रोल है। दे जर्नी मोर लेस सेम, कोई आप डेपोमेड्रोन हो या कैनालॉग या ट्रांसिनोलॉन हो या कुछ भी हो, सिर्फ ये एक इशू है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली दें और कब तक दें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्लाइड में कि आप कम से कम 3 से 4 महीने आपको वेट करने की जरूरत है, वरना वो स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट लोकल और सिस्टेमिक पोटेंशियली हो सकते हैं। ये जो बात है कि आप 2 साल तक ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका जो गैप है बिटवीन इंजेक्शन इज अ लॉन्ग वन 4 से 6 महीने है, तो आप यू कैन आप इनको इंडेफिनिट पीरियड तक ट्राई कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि जी 2 साल में ही आपने खत्म करना है। फर्क सिर्फ ये है कि ये वो चीज नहीं कि आप हर 2 या 4 हफ्ते के बाद जो है लगाएंगे, आपको बीच में गैप देने की जरूरत है जो कि 3 से 4 महीने कम से कम होना चाहिए। डेफिनेटली इससे रिलीफ होती है, लेकिन जब आर्थराइटिस सिग्निफिकेंट हो जाएगा तो फिर वो रिलीफ जो है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं जी जो मैंने पहला इंजेक्शन लगा था 2-3 साल पहले, उसमें तो मुझे 6 महीने 8 महीने साल भर के रिलीफ थी। तो वो इसलिए है कि आर्थराइटिस की जो प्रोग्रेशन है वो तो स्टॉप नहीं होगी, फर्क सिर्फ ये है कि वो जो सिम्टोमेटिक रिलीफ थी वो कम हो जाएगी। वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को जो है थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन जो कार्टिलेज की डैमेज है वो तो होती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। जो हाइलुरोनिक एसिड है ये खासतौर पर अमेरिका में या वहाँ जहाँ पर कि प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, यूके में तो नहीं है, वहाँ ये बड़ा उसको एडवर्टाइज करते हैं कि ये बड़ा मैजिक ट्रीटमेंट है। इसमें और स्टीरॉयड में मल्टीपल स्टडीज में बताया गया कोई फर्क नहीं है। और यहाँ मैंने एक छोटी सी ये प्राइस लिखी है कि अमेरिका में आप देख सकते हैं कि $500-600, यूके में भी 200 200-300 पाउंड जो है वो होते हैं। और ओवरऑल इसके इसके इसमें और जो स्टीरॉयड के इंजेक्शन में जो फर्क है वो सिम्टोमेटिक डिफरेंस जो है वो मिनिमल है और कोई लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है। खास तौर पे जब आप प्राइस को कंट्रोल करते हैं कि स्टीरॉयड इंजेक्शन जो है वो यहाँ यूके में 3-4 पाउंड 5 पाउंड का लगेगा, और वो जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आपको 300 250-300 पाउंड का होगा। कभी कुछ जो प्रिपरेशन है वो कहती हैं कि आपको 3 या 4 इंजेक्शन लगवाने होंगे। तो इसलिए जो है वो अभी तक ओवर पीरियड ऑफ 10-15 साल से जब से ये प्रैक्टिस में है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं शो किया गया है इन ये हाइलुरोनिक एसिड होगा या स्टीरॉयड हो। और यूके में तो कॉमन प्रैक्टिस ये है कि ये एनएचएस में ये अवेलेबल नहीं है। अगर कोई प्राइवेटली करना चाहे तो करवा सकते हैं लोग, लेकिन हम जो है वो कॉमनली स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी इसमें और हाइलुरोनिक एसिड में हमने कोई डिफरेंस नोट नहीं किया है। छोटी सी जो है पिक्चर है उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हो के जो है आप जॉइंट में डायरेक्टली भी इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नी जॉइंट के साथ एक सुप्रापटेलर पाउच कहलाता है जो यहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो कॉमनली आप
नी कैप के पीछे या नी कैप से ऊपर अगर आप इंजेक्ट करेंगे तो वो जो है वो फर्क सिर्फ ये है कि ये आप जॉइंट में इंजेक्शन कर रहे हैं, इसको जो है ना वो कंप्लीटली स्टेराइल प्रोसीजर होना चाहिए, ग्लव्स और सब चीज़ों के साथ। और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वहाँ, यहाँ जीपीस, बहुत सारे जीपीस भी करते हैं, जो कि जिनको हम यहाँ हॉस्पिटल में एक छोटा सा कोर्स भी कराते हैं जीपीस को, जिसमें कि उनको मुख्तलिफ जॉइंट्स के इंजेक्शन जो है ना कि उनकी जो है ना वो ट्रेनिंग दी जाती है, और हम इनकरेज करते हैं कि ये जीपीस करें रादर देन मरीज को अस्पताल में भेजें। ये जो एक छोटी सी एल्गोरिदम आप समझ लें कि जो मैंने बना दी है, कि आप शुरू करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जिसमें कि आपकी जो है बॉडी वेट जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह आप उसको कंट्रोल करें, जेंटल एक्सरसाइजेस करें, सिंपल वॉकिंग ऑन लेवल सरफेस। अगर आप ऊपर या नीचे जो है चढ़ाई पे या जाना, नीचे या स्लोप पे आना, उस पे करें तो नी के साथ खासतौर पे जो सामने का पार्ट होता है उसमें मुश्किल ज्यादा होती है। तो एडवाइस ये होती है कि आप लेवल सरफेस पे वॉक करें और सिंपल पेन किलर जैसे कि पैरासिटामोल है वो इस्तेमाल करें। अगला स्टेप ये है कि वही आप उसको फर्दर ऐड उसमें ऐड कर दें कि नॉन स्टीरॉयडल जो है यही नेप्रोक्सेन या इबुप्रोफेन, और या ये कॉक्स 2 इनहिबिटर सेरोकॉक्सिब जो है वो कर दें। उसके बाद या तो स्टीरॉयड इंजेक्शन जो हम करते हैं, या फिर जो है आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है ट्रामाडोल या इस तरह की जो ओपियोइड टाइप की जो स्ट्रॉन्गर पेन किलर्स होती हैं, जो कि जनरली एडवाइस नहीं की जाती क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, देर बहुत शॉर्ट एक्टिंग होती है। हाइलुरोनिक एसिड अगर आप अगर चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं। जब ये सारा कुछ कर लिया और उसका एक सिग्निफिकेंट आपने ट्रायल दे दिया, तब फिर जो है, और इससे फर्क नहीं पड़ा और सिम्टम्स काफी सिग्निफिकेंट है, तब अब जो है वो सर्जिकल रेफरल की जरूरत है कि आप सर्जन को रेफर करें। इस ये सारी चीजें करने से पहले अगर आपने सर्जरी के लिए कर लिया तो शायद प्रॉब्ली अप्रोप्रिएट नहीं है। हम ये कहते हैं फेलियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, कि आपने मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया और फेल हो गया, अब आप सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। अब उसमें ये जो 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं जो प्रोसीजर्स हैं, कि बहुत अर्ली स्टेज में वो हम कहते हैं वॉश आउट करना या डिब्राइमेंट करना, कि जी कैमरा डाल के आपने जॉइंट को वॉश कर दिया, क्लीन कर दिया। उसका एक रोल है लेकिन वो रोल बहुत थोड़ा सा है, और इसमें बहुत बड़ी डिबेट है कि जी आर्थरेटिक नी में इसका रोल क्या है। और बहुत सारे पेपर हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ तो होती है मरीज को अगर आप नी को वॉश आउट कर दें आर्थ्रोस्कोपिकली और डिब्राइड कर दें, लेकिन वो कितनी सिग्निफिकेंट है और कितने अरसे तक रहेगी ये डिबेटेबल है। तो इसलिए जो है वो अगर साथ में मेनिस्कस या सॉफ्ट कार्टिलेज डैमेज भी है तो उसको आप ट्रिम कर सकते हैं, जिससे आपको फर्क पता लगेगा। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि अगर बोन की अलाइनमेंट है वायरस या वाल्गस, तो एक ऑपरेशन कराता है टिबियल ऑस्टियोटमी, यंग पेशेंट में उसका रोल है। और जो मेन स्टे है वो तो ये है नी रिप्लेसमेंट। अब नी रिप्लेसमेंट दोनों तरह के होते हैं, मैं ब्रीफली बात करूंगा, मुझे नहीं पता कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। सर्जरी में कि सर्जरी क्या होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आपको एक तरफ से आर्थराइटिस है और वो जॉइंट नैरो हो रहा है, तो आप मुख्तलिफ तरीके से, जैसे ये इसमें दिखाया गया है कि जी यहाँ नैरोइंग थी तो आपने वो दूसरी तरफ से बोन को काट के सीधा कर दिया है। उसका रोल है लेकिन बहुत लिमिटेड रोल है, क्योंकि वो आर्थराइटिस खत्म नहीं होता, और चांसेस ये हैं कि वो आपको 2-4-5 साल दे देगा लेकिन इवेंचुअली वो फिर वापस वहीं चला जाएगा। इसीलिए यंग पेशेंट में इसका रोल है लेकिन बहुत लिमिटेड सा रोल है। Sorry, I couldn't quite hear you. Could you please repeat what you said? तो ये जब ये एक दो तस्वीरें मैंने दिखाई हैं कि जी अलाइनमेंट इस तरह की है, तो आप I thought so. अगर आप जो है वो ये ऑपरेशन है, काफी बड़ा ऑपरेशन है और उसकी बड़ी रिहेबिलिटेशन है, इसलिए बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है। जैसे ये इस तस्वीर में देखे कि यहाँ नैरोइंग थी, आप ये ऑस्टियोटमी करके बोन को काट के सीधा किया गया है, प्लेट लगाई गई है, तो वो बेहतर हो गया है और इसमें कुछ साल जो है ना वो जो है वो मिल सकते हैं बिफोर एंड रिजल्ट ये है कि सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी ब्रीफली मैं टच करूंगा, मेरे ख्याल मेरा टाइम पूरा हो रहा है, कि जो है दो तरह के, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो मरीज हैं उनको इनर पार्ट ऑफ द नी या जो मीडियल कंपार्टमेंट हम कहते हैं उसका आर्थराइटिस है। कई दफा ये होता है कि जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल इंटैक्ट होता है। तो इसलिए क्वेश्चन ये है कि जी आप
इस वाली साइड को टच करें या ना करें सिर्फ, तो बजाय दोनों साइड का रिप्लेसमेंट करने के, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, ये जो यूनी कंपार्टमेंट रिप्लेसमेंट है, ये आजकल काफी वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत पॉपुलर हो रहा है कि इससे ये एक वो होगा कि आपका ऑपरेशन भी रिलेटिवली स्मॉलर हो जाएगा और दूसरी साइड जो है वो आपका नॉर्मल नहीं होगा। तो यूनी कंपार्टमेंट नी या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो है वो काफी प्रैक्टिस किया जा रहा है और उसकी काफी जो है ना वो इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर उसके बाद दूसरी साइड पे आर्थराइटिस डेवलप भी हो गया तो आपको दूसरा ऑपरेशन हो सकता है जो कि फुल नी रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन आपको कम से कम जो है ना वो, जैसे यहाँ एविडेंस है कि जी 10 ईयर सर्वाइवल 84% है, जो कि बहुत अच्छा है और इसकी जो है ना काफी जो है ना वो इस पे अभी काम हो रहा है और इसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और एक और जो कुछ लोगों में होता है जिनमें कि सिर्फ नी कैप का आर्थराइटिस है, जिसको हम कहते हैं पैटेलोफेमोरल आर्थराइटिस, जो कि ये दो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। जबकि मेन जॉइंट जो होता है वो बिल्कुल ठीक है, वो गैप बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनको सिम्टम नी में पेन की होती है। तो एक ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं पैटेलोफेमोरल रिप्लेसमेंट, सिर्फ नी कैप और उसके साथ की जो बोन का पोर्शन है उसका आप रिप्लेस करें और पूरा जॉइंट ना करें। और ये जो है ये भी है, लेकिन इसकी इंडिकेशन बहुत लिमिटेड इंडिकेशन है, जबकि बाकी जॉइंट ऐसा हो। जिस तस्वीर में मैंने जो पिक्चर है जी, लेट आउटर पार्ट जो है बिल्कुल इंटैक्ट है, सिर्फ जो है इनर पार्ट मीडियल कंपार्टमेंट अफेक्टेड है। तो ये जो है यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि कॉमनली जो है मीडियल, आप बाहर की साइड के लिए भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली जो है वो मीडियल साइड के लिए होता है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है रिप्लेसमेंट का वो तो है टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि आप दोनों मीडियल और लैटरल साइड को रिप्लेस करते हैं। ये इसको क्या हम कहते हैं सरफेस रिप्लेसमेंट है, कि आप फीमर पे जो थाई बोन के लोअर एंड पे एक मेटल प्रोस्थेसिस लगाते हैं। एक ट्रे जो होती है मेटल की वो टिबिया पे शिन बोन पे होती है। दोनों के बीच में ये प्लास्टिक होता है जो कि बेसिकली जो जॉइंट को जो है सरफेस को एक तरह से आप रिस्टोर कर रहे हैं। जो क्रूशिएट लिगामेंट है इसमें दोनों तरह के दो तीन ऑपरेशन होते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट तो दोनों में निकालना पड़ता है, कुछ प्रोसीजर में आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी निकालना पड़ता है। और दिन ब दिन ये बेहतर होते जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा है मेजोरिटी ऑफ द स्टडीज और ज्यादातर इम्प्लांट जो है वो आपको 10 ईयर्स 90% जो है देते हैं। ये कुछ तस्वीरें मैंने दिखाई है जो है। तो अब अगर आप कहते हैं तो ये नई कुछ चीजें, कंप्यूटर नेविगेशन है, पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, रोबोटिक सर्जरी है, ये नई चीजें हैं जो है जो कि आजकल जो है इस्तेमाल की जा रही है। मेरे ख्याल है मेरा टाइम हो गया है, मैं रुक जाता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। मैंने कोशिश की है कि काफी सारे थे, जैसे मुझे कहा गया था कि मुझे एक सर्टेन टाइम में पूरा करना है, तो मैंने बहुत तेजी से बहुत सारे स्लाइड्स के थ्रू गया हूँ इसी वजह से कि ताकि मैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकूं। इसमें इसमें कुछ चीजों में तो बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती थी, तो बहरहाल मैंने उसको जितना कंसाइज कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश की है। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर कुतुब, मेरे ख्याल से बहुत ही यूजफुल था और उसमें कोई शक नहीं कि मैंने यानी इंस्पायर्ड कि हम लोग खुद मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आर्थराइटिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमारे लिए बिल्कुल नई थी और अब जो ट्रेंड्स हैं उसको तो बिल्कुल ही नए हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर इस सारी प्रेजेंटेशन का। एक चीज़, जब तक लोग सवाल अपना सोच रहे हैं या और कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, एक दो चीज़ें जो मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वेट कंट्रोल जिसको मेरे ख्याल से हम हर स्लाइड में यानी हर प्रेजेंटेशन में जोर देते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिहाज से, वो डायबिटीज हो, वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो, वो कुछ भी हो, तो वेट कंट्रोल का रोल यहाँ पे भी आ गया है, तो इसको भी यानी ध्यान में रखिएगा। और दूसरा एक सवाल है, तो ये रहेगा कि रिप्लेसमेंट का जो सक्सेस रेट है, मतलब मिसाल के तौर पे एक आदमी का रिप्लेसमेंट हुआ और उसके बाद उसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, इज 90% हैप्पी, इज 100% हैप्पी, इज ओनली 50% हैप्पी, इसके बारे में कुछ आप कमेंट करें। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी डिबेट है, क्योंकि यहाँ जो दो मेन जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूके में, अमेरिका में, वो एक है हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट। अच्छा, लकीली हिप आर्थराइटिस का इंसिडेंस पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज में बहुत कम है, और यहाँ तो तकरीबन बराबर बराबर है।
हिप रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत, पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 99% जो है मरीज जो है वो बहुत खुश होते हैं। नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो वैसे तो नहीं है कि जो है आप कह सकें, और ये नोन है कि अबाउट 10% ऑफ द पेशेंट, कुछ लोग तो ज्यादा भी कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है, कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं है, एक्सरेज अलाइनमेंट परफेक्ट है, सब कुछ ठीक ठाक है, रेंज ऑफ मूवमेंट भी वेरी गुड है, वो कहते हैं कि नहीं जी मुझे अभी भी दर्द है। तो ये तो नोन है कि 10%, कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा भी कहते हैं, जिसमें कि वो दे आर नॉट एब्सोल्युटली हैप्पी विद द सर्जरी नी रिप्लेसमेंट में। लेकिन अगर आपके जो, इसीलिए मैंने कहा था कि वो जब जहां पर के वो आर्थराइटिस अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, और जो है वो रश करके जो है वो आपने जो है वो शुरू में ही अर्ली स्टेज में नी रिप्लेसमेंट कर दिया है, तो चांसेस ये हैं कि पेशेंट प्रॉब्ली, वो हम कहते हैं कि यू शुड अर्न द सर्जरी। अर्न का मतलब यही है कि आपने बाकी तमाम चीजें को ट्राई कर ली हैं, अब आपने कहा कि हाँ जी सब हमने कर लिया है, मेडिसिन हो गई, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई, बॉडी वेट को रिड्यूस कर लिया, अब आपने जब कराया तो फिर वो जो है ना उन लोगों के लिए सेटिस्फैक्शन रेट बेटर होता है बनस्पत ये कि जिनको बहुत अर्ली स्टेजेस में किसी ने ऑफर कर दिया। और मुझे पता है कि मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हम पाकिस्तान में मैं जानता हूं कि बहुत सारे सर्जन ऐसे हैं जो कि बहुत ही एग्रेसिव हैं इस मामले में, और ये इसको बहुत समझने की जरूरत है। ये छोटा ऑपरेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन रेट भी काफी है, और जो है वो, जो मैं कह रहा हूँ कि जो है 10% जो है बहुत लार्ज नंबर है ऑर्थोपेडिक में, कि जहाँ मरीज जो ये कहें कि मुझे अभी भी पेन है। तो इसलिए जो है वो एहतियात के साथ जरूरत है, लेकिन जब क्राइटेरिया ठीक हो तो इट इज अ वेरी गुड ऑपरेशन। ये डॉक्टर उमैर हैं जो कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, डॉक्टर जी उमैर। जी, बोले। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी टॉक थी आपकी। मैं एक्चुअली ले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा ऑब्वियसली वेट लॉस काफी जरूरी होता है, तो लोगों को एक्सरसाइज के लिए इनकरेज किया जाता है, लेकिन काउंटर साइड पे एक काफी कॉमन बिलीफ होती है कि इसने यानी जिंदगी भर बहुत ज्यादा वॉकिंग की तो उसके घुटने घिस गए, तो उसमें क्या कोई ट्रूथ है? नहीं, जैसे मैंने कहा और मैंने जिक्र भी किया था कि वो लोग जो कि अब हम कहते हैं कि जी आपका गेट साइकिल, आपने एक स्टेप लिया, ये एक गेट साइकिल है आपका। वेट बेरिंग जॉइंट्स जो है, हिप और नी जो है ना, ये इनमें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिन लोगों का जो वॉकिंग डिस्टेंस या ये गेट, एक एवरेज पर्सन जो है ना, वो जो इस आप एक स्टेप समझ लें जिसको एक गेट साइकिल है, वो 1 मिलियन ऑफ गेट साइकिल्स करता है पर ईयर। लेकिन जो लोग जिनका काम ही सिर्फ खड़े होना, वो आप फैक्ट्रीज में खड़े हुए हैं, या वो सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चढ़ते हैं, आना जाना, ये वो बनिस्बत उन लोगों के जो कि ऑफिस बेस्ड हैं, जो कि कुर्सी पे बैठ के जो है वो फाइल्स वाइल्स को चेक कर रहे होते हैं, तो वो लोग जो कि जिनका जो है वो एक्टिविटी लेवल ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ द वर्क एंड ऑल दैट, दे आर डेफिनेटली हाई रिस्क। तो जो हम ये कहते हैं कि जो एवरेज पर्सन जो है वो करता है 1 मिलियन ऑफ दोज गेट साइकिल्स पर ईयर, जबकि जो मैनुअल वर्कर है, लेबर वर्कर है, लेबरर है, वो जो है तकरीबन 2 मिलियन साइकिल्स करता है पर ईयर। और ये जो है इसका इफेक्ट डेफिनेटली है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि वो जो है फर्क सिर्फ ये है कि हाँ एक सर्टेन स्टेज के बाद वो जो है इफेक्ट है, वो इवन वो मिलियन साइकिल वाले पे भी आफ्टर द एज ऑफ 55 और 60 इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। लेकिन वो जो जो 2 मिलियन करता है, और ये हम यहाँ यहाँ यूके में तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि 40-40, 45-45 साल के लोग आते हैं, जिनका पहला एक्सरे आप कराते हैं तो वो पता लगता है कि वो तो बिल्कुल एकदम बोन ऑन बोन है। और आज से कोई 10-15 साल पहले तक, जब तक 60 साल से कम का था हम तो बात सोच भी नहीं सकते थे नी रिप्लेसमेंट। अभी पिछले, मेरे ख्याल पिछले 5-6 साल में मैंने एक लार्ज नंबर किया है जिनकी एज जो है बिटवीन 40 और 50 है। वो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, दे हैव गिवन अप, अब वो कुछ नहीं कर सकते, काम भी नहीं कर सकते, और एक ही ऑप्शन है कि नी रिप्लेसमेंट करें। लेकिन नी रिप्लेसमेंट कितना भी अच्छा हो, उसकी सर्वाइवल जो है वो पीरियड एक सर्टेन पीरियड तक है, 10 से 15 साल। इट्स अ वेरी गुड लाइफ स्पैन फॉर नी रिप्लेसमेंट। उसके बाद आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और रिवीजन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, और जो है वो उसका जो है सर्वाइवल जो है वो बहुत
बहुत कम है बनिस्बत प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी चीज से एक सवाल आया कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो अगर किसी को आर्थराइटिस को प्रिवेंट करना चाहें तो उसके लिए कोई आप हाँ, तजवीजें? मतलब ये कि वही जैसे मैंने कहा कि एक तो यही कि आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, बॉडी वेट जो है उसकी उसकी अहमियत तो है, लेकिन ये है तो एक तरह से आप कह लें वेयर एंड टेयर है, डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप दुबले पतले हैं और आपका खाना पीना ठीक है तो आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। फर्क सिर्फ ये है कि इट माइट बी अ लिटिल लेटर, कि जी आपकी जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट होंगी आफ्टर दी जब 60 और प्लस, जबकि आप रिटायरमेंट एज में चले जाते हैं तो आपकी एक्टिविटी लेवल वो नहीं रहता, स्ट्रेस जॉइंट पे वो नहीं रहती। ये आप नहीं कर सकते कि आप कहेंगे मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे आर्थराइटिस नहीं हुआ, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि वो जो सिम्टम्स हैं, जैसे हम, मैं फिजिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन जो लोग डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, ये तो नोन है कि अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो आपको किसी स्टेज पे डायबिटीज जरूर होगी। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप ओवरवेट हैं और आपका शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है तो शायद वो डायबिटीज आपको 5 साल पहले हो जाए, बनिस्बत ये कि अगर आप केयरफुल होते हैं। सिमिलरली उन चीजों की वजह से जो अगर आपका बॉडी वेट कंट्रोल है, जेंटल एक्सरसाइज हैं, एक्सेसिव एक्टिविटी नहीं है, तो चांसेस ये है कि इट विल टेक लॉन्गर बिफोर यू डेवलप दैट। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमें नहीं पता कि कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि नहीं है। इट इज नोन के कुछ फैमिलीज में होता है, लेकिन सो फार एविडेंस नहीं है कि ये कोई जेनेटिकली जो है ना प्रीडिस्पोज कंडीशन है कि जी ये बाप को है तो बेटे को भी होगा या माँ को है तो बेटी को भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी है कि मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन करते हैं लोग इस प्रोग्राम को। और आज मैंने देखा कि डॉक्टर इकबाल खलील जो कि पेशावर में बेस्ड हैं और हमसे सीनियर कोलीग थे डॉ मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेरे ख्याल से उन्होंने शायद आपका नाम देखा होगा तो सोचोगे कि आज इसको अटेंड करना चाहिए। तो बड़ी मुझे खुशी है। अगर जब तक और लोग कुछ सवाल सोच रहे हैं, ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का जिक्र किया वो मैं खासतौर पर इसलिए एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ कि इसका यानी जो साइड इफेक्ट है वो किडनीज पे काफी बुरा पड़ता है। तो अगर आप किसी वजह से आर्थराइटिस की वजह से किसी और वजह से ले रहे हैं इसको, खासतौर पर डिक्लोफेनेक, आइबोब्रूफेन जो कॉमन नाम है उसके, तो उसको आप अवॉइड करें क्योंकि उसके इफेक्ट्स किडनीज पे काफी देरपा होते हैं और कभी कभी वो ऐसे होते हैं कि रिवर्सिबल होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि ये दवाइयां जो है दर्द को तो फायदा जरूर देंगी आपके, लेकिन गुर्दे को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसको यानी बहुत ही ज्यादा जब आप यूज करें तो उसको यूज करने के लिए चाहिए आपको कि अपने गुर्दे के फंक्शन को जरूर एक दफा असेस करवाएं और उसको अंडर सुपरविजन यूज करते हैं, सालों तक यूज ना करें। जैसे मेरे ख्याल डॉक्टर कुतुब ने भी कहा कि कुछ अर्से तक तो मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर उससे फायदा नहीं हो रहा तो फिर आपको यानी जो उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। कोई और क्वेश्चंस किसी के जहन में हो इस वक्त? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी जी डॉक्टर इकबाल। इकबाल बोल रहा हूँ। जी जी। अच्छा, मेरा तो एक टिपिकल प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मेरी जो राइट लेग है वो पोलियो अफेक्टेड है, तो लेफ्ट लेग जो है उसने ज़ाहिर है सारा बोझ उठाया हुआ है पूरी जिंदगी। तो उसमें ज़ाहिर है कोई 5-6 साल हो गए हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और अब मुझे रिकमेंड किया है डॉक्टर, 2 मरतबा मैं स्टेरॉइड इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगवा चुका हूँ। तो अब ऑर्थोपेडिक सर्जन का कहना है कि आप बस सब करवा लें, ऑर्थोप्लास्टी करवा लें। तो शुड आई गो अहेड विद इट या मैं इंट्राआर्टिकुलर जारी रखूं? उसमें 1 साल इसमें हो ये गया। उसमें एलिमेंट ये है कि आप जब इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको रिलीफ मिलती है, कितनी रिलीफ हाँ मिलती है और रिलीफ कितने अरसे तक रहती है? जी, पहली दवा जब लगवाया तो 1 साल तक रिलीफ थी। अब दूसरी मरतबा लगवाया है, अब ये 1 महीना हुआ है। बिल्कुल। नहीं तो फिर मेरा एडवाइस ये है कि आप, जाहिर है ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन कि आपकी एज क्या है, और अभी जो है ना 65 प्लस हाँ, तो 65। हाँ फिर वो एज ग्रुप तो आपका वो ठीक है। और अगर आप जो है वो मैं कह रहा हूँ ना, बगैर एक्सरे देखे बगैर और एग्जामिन किए बगैर तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके पास थोड़ी सी इंडिकेशन इसलिए ज्यादा बनती है कि चूंकि आप कह रहे हैं कि दूसरी टांग में आपको वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपकी रिक्वायरमेंट इस नी पे बहुत ज्यादा है। तो शायद आपकी सिम्टम्स भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर आपको इंजेक्शन से फायदा मिल रहा है तो मेरी एडवाइस पे, और आपको सिर्फ अभी दूसरा इंजेक्शन लगा है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये वे एंड बैलेंस करना है कि आप कहें
कि कितना मुझे फायदा हो रहा है और जो है वो मुझे तकलीफ कितनी है। अगर आपको 4-6 महीने तक 3-4-5 महीने तक जो है वो सिग्निफिकेंट रिलीफ होती है, तो फिर तो मेरा एडवाइस ये कि सिट टाइट, गिव इट अ टाइम, कि देखें कि कैसे 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 होता है। रश करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये नोन है कि 2 या 3 इंजेक्शन के बाद यू माइट रीच टू स्टेज। दूसरी ये कि आप एक्सरे अपना देखें, वेट बेरिंग एक्सरे, वो कैसा आपको नजर आ रहा है। वो जो मैंने एक दो पिक्चर दिखाई थी कि जहाँ बोन ऑन बोन है आपको, तो फिर ये है कि वो रिलीफ जो है ना, लाइक्लीहुड ये है कि इट माइट नॉट बी दैट। नहीं अभी उस स्टेज पे नहीं है, लेकिन स्पेस बहुत कम है, लेकिन अभी है स्पेस। फिर तो मेरा एडवाइस ये है कि एटलीस्ट गिव इट अ बिट मोर टाइम। और आप ये Osteophytes। इंजेक्शन जो है 4 से 6 महीने के बाद रिपीट कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉपरली ट्रेन आदमी और एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ लगा रहा है तो उसके रिस्क मिनिमल है। रिस्क यही है कि आपको सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं होगी, फिर यू नो वेरी वेल कि ये आप मेडिकल ट्रीटमेंट हैज फेल्ड। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो किसी के ज़हन में? क्योंकि हमारे पास अभी कुछ थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मैंने डॉक्टर कुतुब को टाइम का कहा था, तो इन्होंने इसको मतलब मेरी तवक्कुआ से भी ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर लिया, जो कि बहुत अच्छा है। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि लोगों को क्वेश्चंस करने का मौका ज़्यादा मिल जाएगा। और अच्छा हाँ, एक चीज़ जो मेरे ज़हन में अभी मैंने नोट किया था अपने पास, कि स्टिक जो है वो कैसे हेल्प करती है? वो वो कैसे हेल्प यू करती है? आप इस तरह समझ लें कि एक स्टूल है जिसकी 2 टांगे हैं, आपने एक तीसरी टांग उसमें लगा दी। तो वो जो अच्छा। जो वो सिंपल वो कॉन्सेप्ट है कि अब आपका जो वेट बेयरिंग है इज शेयर्ड बाय 3 स्टिक्स रादर देन 2 स्टिक्स। 2 के बजाय आप 3 स्टिक्स पे काम कर रहे हैं। तो वो जो आप जो वो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्यादा तफसील में जाऊं तो बस यूं समझ लें कि उसको आप स्प्रेड कर देते हैं, जिससे ये होता है। और स्टिक का अहम बात ये है कि अगर आपको राइट साइड पे प्रॉब्लम है, स्टिक आपने यूज करनी है लेफ्ट हैंड। जो है लोग वो समझते हैं कि मुझे इधर ही तकलीफ है, तो वो जो बाय मैकेनिकली वो काम नहीं करेगी जब तक कि आप उसको ऑपोजिट साइड पे ना इस्तेमाल करें। और उसका अगर आप उस पर वेट वेट उस पे स्टिक पे दे देंगे तो जो डिफरेंस है सिग्निफिकेंट, खासतौर पर अर्ली स्टेज में लोग रियलाइज नहीं करते। अच्छा वो ये होता है खासतौर यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में, और खासतौर औरतों में बीमारी ज्यादा है, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि जी मैं छड़ी लेके जो है बाहर जाऊं। नहीं, आई डोंट लाइक टू डू दैट। हम इनकरेज करते हैं क्योंकि उससे फर्क जरूर पड़ता है। और एक क्राइटेरिया फॉर प्रोसीडिंग टू दी ऑपरेशन ये भी है कि जी आप स्टिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पाइट ऑफ यूजिंग द स्टिक आपका पेन जो है वो रिलीव नहीं हो रहा, तो ये साइन ये है कि ये इट इज वन ऑफ दी जी कंजर्वेटिव मेजर जो था वो हैज नॉट वर्क। तो जो है अब आप वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ये तमाम चीजों को जमा, जो नी रिप्लेसमेंट पे आने से पहले हमने ये डिसाइड करना है कि जो जो कंजर्वेटिव मेजर्स थे, मेडिकल मैनेजमेंट थी, वो सारी की सारी इस्तेमाल की गई है और वो अब काम नहीं कर रही। इसलिए जो है बजाय ये कि पहली दफा ही मरीज को देखा आपने कहा जी एक्सरे तुम्हारा ये है, तो मेरा नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। और मुझे पता है कि मैं जानता हूँ पाकिस्तान में कुछ लोगों को कि जी वो तो कहते हैं जी ये इंजेक्शन का दवाओं का किसी से कोई रोल नहीं है, ये तो जी ऑपरेशन ही एक इलाज है। अब जाहिर है वो उसमें और अंदर फैक्टर्स हैं जो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्यों जो है वो लोग कहते हैं, क्योंकि जाहिर है वो प्राइवेट प्राइवेट प्रैक्टिस है, जाहिर है उसको जो है इस तरह सर्वाइव करना है। स्टिक की बात है, मैं इसलिए थोड़ा सा एम्फसाइज करूं कि बड़ी कॉमन चीज है और हर एक आदमी इसको अफोर्ड भी कर सकता है और यूज भी कर सकता है। एक तो स्टिक की हाइट, और दूसरा उसका जो नीचे उसके प्रॉन्ग्स होते हैं। एक तो आजकल हम यहाँ देखते हैं नीचे में कि वो उसके नीचे 3 तरह के वो लगे होते हैं और उसको स्टेबल करने में हेल्प करता है। एक होता है कि सिंपल स्टिक होती है जो कि विदाउट एनी नीचे सपोर्ट होती है। तो हाइट के बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी की हाइट डिफरेंट होती है। हाँ, असल में यहाँ तो जो प्रिंसिपल ये है कि इसीलिए हमें कहा गया है कि हम जो है वो किसी को भी अगर स्टिक की जरूरत होती है तो उसको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को रेफर, हम अपने डिपार्टमेंट से स्टिक नहीं दे सकते। जितनी वॉकिंग स्टिक्स, क्रचेज और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं दे आर बीइंग केप्ट इन द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। तो आपको अगर किसी को देना है तो आप एक रेफरल लिखते हैं फिजियोथेरेपी को कि जी ये इसको ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो भी कंडीशन है, और वॉकिंग स्टिक विद फुल वेट बेयरिंग।
उसके बाद वो मरीज फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाता है, वो उसको देखते हैं, असेस करते हैं, और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है ना, असेसमेंट के बाद वो फिर वो स्टिक के साथ मरीज को चला के देखते हैं कि ये मरीज सेफ विद दैट और नॉट, और ये यहाँ का प्रोटोकॉल है। तो इसलिए जो हम इसमें नहीं इन्वॉल्व होते, और ये यहाँ तरीका ही है कि आप फिजियोथेरेपी वालों को जो कि मरीज को असेस करते हैं उसकी खासतौर पर वॉकिंग स्टेटस को कि कैसे हैं क्या है, क्योंकि कुछ लोग जो है एक्चुअली थोड़ा अनस्टेबल हो जाते हैं अगर वो दे आर नॉट वेरी फेमिलियर विद दिस स्टिक। तो हमारे यहाँ तो ये प्रोटोकॉल है कि दे आर ऑल बीइंग रिफर्ड टू द फिजियो जस्ट फॉर असेसमेंट वॉकिंग की, और फिर जो है वो गाइड है। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है कि इट हैज टू बी इन द ऑपोजिट साइड, जहाँ पे आपको सिम्पटम है उसके ऑपोजिट साइड। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये चीज खास तौर पे एम्फसाइज मैं करता चला जाऊँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे आप जरूर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा कर लें, क्योंकि हो सकता है कि वॉकिंग स्टिक जो आप यूज कर रहे हो, पहली बात तो ये कि हमने हमेशा राइट हैंड ही में यूज करते हुए देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को लेफ्ट हैंड में नहीं देखा। तो ये तो चीज़ आपने आज जो बताई है बहुत ही काम की चीज़ है जो हमेशा हमें भी याद रहेगी। लेकिन दूसरी बात ये कि वॉकिंग स्टिक्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट वेज हैं, उसके लिए लेकिन उन लोगों से मशवरा करना बेहतर होगा जो कि इसको डील करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे आपने कहा। तो इसको जरा ध्यान में रखें जो लोग आर्थराइटिस से सफर करते हैं पाकिस्तान में, कि कौन सी वॉकिंग स्टिक उनके लिए सबसे सुटेबल होगी। तो जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख्याल से मैंने आपका अच्छा खासा संडे मॉर्निंग का टाइम लिया कुतुब, और मुझे उम्मीद है कि आप हमें और भी वक्त देंगे। मुझे पता है कि आपकी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं आपकी थ्रू आउट वीक्स एंड ईयर्स। तो इंशाल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आपके लिए आसानी होगी मैं आपको दोबारा किसी और टॉपिक के साथ इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा। मैं अगले 4-5 हफ्ते बिजी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना जी। तो ये सारी की सारी वीडियोस जो है ये अपलोड हो जाती हैं यूट्यूब के ऊपर भी और ग्रुप्स में, तो ये आप देख सकते हैं बाद में। इसके अलावा वहाँ पे मेरा एक नंबर है जो कि यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई इश्यूज हो किसी को, तो वो फ्री मुझे कांटेक्ट कर सकता है। उसमें मैं उनको एडवाइस कर देता हूँ, कोई मेडिसिन देनी होती है तो वो मेडिसिन सजेस्ट कर देता हूँ, कोई टेस्ट कराने होते हैं तो मैं लिख देता हूँ। तो मतलब ज़्यादातर मैं उसमें वॉइस मेल में जवाब देता हूँ, लेकिन अगर कोई टेस्ट या मेडिसिन होती हैं तो वो मैं उनको बकायदा लिख कर बताता हूँ ताकि उसमें कोई गलती का इम्कान ना हो। तो वो एक सिलसिला चल रहा है, आप इसको दूसरों तक भी बता सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का अखराजात इन्वॉल्व नहीं, उनको सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, अपनी तफसीलात, अपनी एज और अपने जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बताने होंगे, और उसके बाद मैं उनको अगर कोई क्वेश्चन मुझे और करने होंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा बाद में। तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिलसिला, ये लोगों को फायदा होता है, एक सेकंड ओपिनियन उनको मिल जाता है, कभी कभी फर्स्ट ओपिनियन के लिए वो लोग आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको जारी रखा जाए और इसमें आप लोग मदद करें, इस तरह के लोगों तक ये बात पहुंचा दें ताकि ये सिलसिला चलता रहे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके, वालेकुम अस्सलाम।